हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म। ठीक है, मिलिटेंट जो है नेशनलिज्म के बारे में, जो 1905 से 1909, इसको फर्स्ट फेज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म भी कहते हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, कब 1905 से लेकर 1909 के बीच में। ठीक है, इस फेज़ में क्या क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनालमेंट ऑफ बंगाल जो पढ़ेंगे, जो 1911 में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या रीजंस थे जिससे ये राइज हुआ मिलिटेंट नेशनलिज्म का, और भी बाकी चीज़ें जो है इसमें हम डिटेल से कवर करेंगे। कौन से रिएक्शनरी पॉलिसी थी कर्जन की, ठीक है, जो वाइस रॉय था तब, वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो रीजंस पढ़ते। सबसे पहला जो रीज़न है, जो राइज है मिलिट्री नेशनलिज्म का, वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखो, इससे पहले जो मॉडरेट फेज़ आया था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, लोगों को पता चला, जो मासिस को पता चला कि किस तरह दादा भाई नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, इसने एक्सपोज किया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है वो हमारी जो वेल्थ है, इंडिया की वेल्थ है, वो ब्रिटिश में ले जा रही है बिना कोई री इन्वेस्ट किए इंडिया में। ठीक है, कैसे एक्सेसिव बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं लैंड से, कैसे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, और प्रायोरिटाइजेशन किया जा रहा है एक्सपोर्ट का। लोकल नीड्स को जो है इम्पॉवरिश द मासेस, किस तरह लोकल नीड्स को ख़त्म करके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा मासेस पे, और इनकी बुरी हालत और गरीबी में पूरी तरीके से हैं। ठीक है, इनका लिवलीहुड कैसे डिस्टर्ब किया। तो ये चीज़ें, ये जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप एक और रीज़न था, जो फेमाइन हुआ, ग्रेट फेमाइन 1876-78 में, जिसने जो ब्रिटिश ने किस तरह से निगलेक्ट कर दिया, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते रहे और कोई रिलीफ नहीं दिया लोगों को, जिसमें जो है लाखों लोग मारे गए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी जो है, इससे भी जो है बहुत सारा डिसकंटेंट लोगों के अंदर नाराज़गी पैदा हुई, स्पेशली जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। इन्हें लगा कि ब्रिटिश के जो ब्रिटिश ने इतने प्रोमिस किए थे, उनमें से एक भी नहीं पूरा किया, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगा कि वो बिट्रे हुआ है हमारे साथ, जो है हमारे साथ क्या हुआ है, गद्दारी हुई है। तो ये सारी जब चीज़ें जो है लोगों के अंदर पहुंची, लोगों को पता चला, तो ये भी एक रीज़न था कि मासेज में से बहुत सारे लोग जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ गए। ठीक है, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट। देखो, इंडिया ने रियलाइज़ किया कि उन्हें जानबूझकर डिलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया, बाहर किया गया है पोजीशन ऑफ पावर से और गवर्नेंस से, जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स, जो हाई पोजीशन से, जानबूझकर। रिफॉर्म जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1992 का है, इसमें बहुत कम मिनिमल रिप्रेजेंटेशन दी, जो देखा गया एज ए टोकन जेस्चर। कोई जेन्युइन एम्पावरमेंट नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी चीज़ दे दी, बस एक कैरेट पकड़ा दिया खरगोश के हाथ में। तो ब्रिटिश जो है ओपनली प्रायोरिटाइज करते थे अपना इंटरेस्ट, और इंडियंस को ऐसा फील हुआ कि वो एक सब्जेक्ट है, ना कि वो पार्टनर हैं इस गवर्नमेंट में, इस गवर्नेंस सिस्टम में। दूसरी चीज़ ये थी, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट कर दी पूरी तरीके से। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। देखो, पार्टीशन जो लॉर्ड कर्जन करता है, जो तब क्या था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये भी जस्टिफाई, देखो ब्रिटिश तो जस्टिफाई करते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी बंगाल की बहुत ज़्यादा, और हम जो है प्रॉपरली जो है एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, गवर्न नहीं कर पा रहे बंगाल को। लेकिन एक्चुअली जो था, ये एक डिवाइड एंड रूल का जो है वेपन यूज़ किया था, ताकि कम्युनल टेंशन पैदा की जाए हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इससे जो है वाइड स्प्रेड लोगों के बीच में गुस्सा था और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो अबेंडन कर दिया जो मॉडरेट का मेथड था। ठीक है, और मिलिट्री अप्रोच पैदा की, जो कि अपील करो, पिटीशन डालो, वो चीज़ें ख़त्म करके डायरेक्ट क्या हम अब अटैक करेंगे, हमला करेंगे, वॉयलेंस करेंगे। समझे, रिप्रेसिव पॉलिसीज और सारी। देखो, ब्रिटिश ने एम्प्लॉय की हार्श मेथड सप्रेस करने के लिए डाइसेंट, जो लोगों की नाराज़गी थी, है ना। इससे भी जो है ब्रिटिश जो है उनकी एक्सपोज हुआ उनका अथॉरिटेटिव नेचर के किस तरह के हैं वो। ठीक है, एक अथॉरिटेरियन स्टेट है रादर देन एक इंक्लूसिव स्टेट होने के। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, इसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों से छीन लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया के प्रेस को। ठीक है, इंग्लिश प्रेस को नहीं किया, लेकिन वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस का था। आर्म्स एक्ट 1878 का, कि इनमें इंडियंस जो हैं वो अलाउड नहीं कि वो आर्म अलाउइंग के ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू कैरी वेपन। ठीक है, कि इंडियंस को जो है हथियार कैरी करना मना कर दिया, और ब्रिटिश जो है वो कैरी कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन थी। ठीक है, रावलर टैक्ट तो चलो बाद में आया, जिससे जो है डिटेंशन थी, ये बाद में आया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिसीज़, इन सारी पॉलिसीज़ ने ये इंडियंस को रियलाइज़ करवाया, इंडिया को एहसास दिलवाया कि ब्रिटिश का इंटेंट एक्चुअली कंट्रोल मेंटेन करने का है, डर और दबाव से, जोर जुल्म से,
रादर देन कि कोई गुडविल से उनकी कोई अच्छी नीयत नहीं है। ठीक है। पांचवा रीज़न है मॉडरेट का फेलियर। देखो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, मैंने बताया ना 1885 से लेके जो 1900 तक थे मॉडरेट्स, ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन वॉयलेंस और ओवरथ्रोइंग कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे बिलीव्ड दैट के ब्रिटिश जो है दे विल एट लास्ट दे विल थिंक गुड अबाउट अस, कि हमें जो है सेल्फ रूल करने का मौका दे, वो सुप्रीम पावर हैं, वी कैन वर्क अंडर देम। ठीक है। लेकिन ये काम इनका नहीं हुआ। उनका जो अडॉप्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से पटिशन नेगोशिएशन करके, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, हम उनसे अपील करके हम अपना कुछ कर लेंगे, लेकिन कोई टेंजिबल आउटकम नहीं आया। डिकेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी, सालों की थी, कि ये पीसफुल मेथड से कुछ नहीं निकलने वाला। ये भी एक कारण था। इसी रियलाइजेशन ने बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय जैसे लोगों को जो है और रेडिकल एक्शन लेने पे मजबूर किया। ऐसे लीडर का राइज हुआ। छठा रीज़न है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो इंडिया फेस कर रही थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, डेली लाइफ में, जहाँ पे जो है यूरोपियंस को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और इंडियंस को जो है बिल्कुल नहीं। लो जॉब्स में इंडियन थे और हायर जॉब्स में जो है यूरोपियंस को दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, मिलिट्री में भी थी, डेली लाइफ में भी थी। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं ये आइडिया रेशियल सुपीरियोरिटी का, कि यूरोपियन रेस जो है फार सुपीरियर है, बड़ी है, साफ है तुम लोगों से, और इंडिया को एक सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जा रहा था अपनी ही कंट्री में। इंसिडेंट लाइक डिनाइल ऑफ इक्वल राइट नहीं दिया गया था। हाई रैंक जो सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पे नहीं थे, वो कोई पोस्ट दी जा रहे थे। इससे जो है इंडियंस जो है और इनको नाराज़गी हुई, और एंटी ब्रिटिश जो है सेंटिमेंट्स इस बात और पैदा हुए। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हुआ। देखो बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चली कि ब्रिटिश जो है वो इन्वेंसिबल नहीं है, इम्पीरियलिज्म जो है इन्वेंसिबल नहीं है। जैसे जापान की विक्ट्री रशिया के ऊपर 1905 में शो करता है कैसे कोई एशियन नेशन जो है वो हरा सकता है, कुड डिफीट एक यूरोपियन पावर, और इसने ब्रेक किया मिथ जो है वेस्टर्न इन्वेंसिबिलिटी का। फिर आयरिश इंडिपेंडेंस डे स्ट्रगल, कैसे राइज हुआ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का वर्ल्ड वाइड और इंस्पायर किया इंडियन रिवोल्यूशनरीज को। ये भी एक कारण था कि हम लोग बाई फोर्स भी छीन सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंस। कल्चरल अवेकनिंग होती है एंड प्राइड। देखो ब्रिटिश ऑफन डिमीन्ड इंडियन कल्चर और पोर्ट्रेइंग इट एज बैकवर्ड एंड इन्फीरियर। ब्रिटिश ना हमेशा ये कहते थे कि इट इज़ नॉट, इट्स अ कल्चर ऑफ बारबेरियंस, ये जानवर हैं, जंगली लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, हमें बैकवर्ड और एक इन्फीरियर रेस मान रहे थे। मूवमेंट जैसे स्वदेशी मूवमेंट चली जिसने प्रमोट किया इंडियन मेड गुड्स, और लिटरेरी वर्क्स जो किताबों के थ्रू, न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स के थ्रू, जैसे आनंद मठ है बिकम चंद्र चटर्जी का, जिसने इंडिया के हेरिटेज लोगों के अंदर वो फ़ख्र पैदा किया, प्राइड पैदा किया हमारे इंडियन कल्चर के रिलेटेड। तो ये जो कल्चरल रिवाइवल था ना, ये इसने इंडियंस को अवेयर बनाया कि कितनी हमारी रिच हिस्ट्री है, और फ्यूल डाला ब्रिटिश के तरफ, गुस्से की तरफ। जो ब्रिटिश ने अंडरमाइन किया, ये चीज़ें दबा के रखी, छुपा के रखी, एक अलग नरेटिव अपना चलाया कि यूरोपियन हैज़ ए फार सुपीरियर रेस। राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो रिवोल्यूशनरी ग्रुप जैसे अनिशनल समिति है बंगाल में, अभिनव भारत है महाराष्ट्र में, ये एमर्ज हुआ एज ए रिस्पॉन्स टू रियलाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी अफेक्टिव हैं, वेर अनअफेक्टिव। देखो जैसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप पे ना, जो अनिशनल समिति थी बंगाल में, अभिनव भारत जो महाराष्ट्र में एमर्ज हुआ, इन्होंने भी लोगों को रियलाइज़ करवाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उनसे कुछ नहीं हो सकता, इनसे फिर हम कुछ हल निकाल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री टैक्टिक अपनाए, जैसे असैसिनेशन लोगों का करना शुरू किया, बड़े बिग ऑफिशियल्स का बॉम्ब डालने शुरू किए, आर्म रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्म्स हटाए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को उन्हें डराया दबकाया इस तरीके से, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता 1905 में। तो ये सारे रीज़न थे मिलिट्री जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज होना, जो 1905 के दौरान, जो अर्लियर 1900 से जो है 1910 के अंडर अराउंड हुआ, ठीक है। ये कुछ मेजर राइज जो कारण थे, रीज़न थे राइज होना मिलिट्री टेक्निक का, ठीक है। फिर आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। देखो ये पॉलिटिकल मूव था कि कमज़ोर करना है, क्योंकि नेशनलिज्म जो है ना, यूनिटी, ग्रोइंग यूनिटी जो इंडियंस के बीच में हो रही थी ना, उसको डिवाइड करना है रिलीजियस और रीजनल लाइन पे, इलाके पर भी और मज़हब के आधार पे भी, दोनों को अलग करना है, ठीक है। ये एक्ट किस लिए कैरी, इसको नाम दिया गया कि ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए,
लेकिन ये अटेम्प्ट था कॉलोनियल पॉलिसी का कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, इन लोगों को रूल करें। अब रीज़न बिहाइंड पार्टीशन देखो, 1905 का बंगाल का पार्टीशन के ब्रिटिश जो रीज़न देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशिएंसी, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन यही है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रोविंस है ब्रिटिश इंडिया का, और उसकी पॉपुलेशन 80 मिलियन से ऊपर है। ब्रिटिश ने आर्ग्यू किया कि इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो हम और बेहतर से इसको एडमिनिस्टर कर पाएंगे और इसका गवर्नेंस अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और प्रोविंस को दो हिस्सों में बांटा। एक तो वेस्टर्न बंगाल था जिसमें हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे, देखो किस तरीके से रिलीजन लाइन पे बांटा, जैसे बिहार, उड़ीसा और पार्ट ऑफ बंगाल। और ईस्टर्न बंगाल और आसाम जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, हिंदू और मुस्लिम में बांटा। पहली बार यहाँ से कॉलोनियलिज्म का जो है बीज इन्होंने डाला, ठीक है। डिवाइड एंड रूल रियल इंटेंट इनका, तो ब्रिटिश ने ये डिसरप्ट कर दी ताकि यूनिटी जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, जो कहीं ना कहीं एक साथ आके जो अपोजिशन कर रहे हैं ब्रिटिश रूल का। तो सेपरेट प्रोविंसेस बना के रिलीजन के लाइन पे, मज़हब के आधार पे जो है अलग अलग, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है बाद में बना, ये सीड वहीं से। तो एक कम्युनल टेंशन पैदा की जाए दोनों मजहबों के बीच में, जो कलेक्टिवली रेजिस्टेंस प्रिवेंट करेगा, ताकि दोनों लोग मिल के हमारे साथ ना लड़ सके हमारे खिलाफ, समझे। और वीकेंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, देखो बंगाल जो था ना वो एक एपी सेंटर था इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट का। बड़े प्रोमिनेंट लीडर, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या कोई भी दूसरे, ये जो है लोगों को जो है इकट्ठा कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ और उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और ब्रिटिश को ये यकीन था कि अगर हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो ये इनको जो है कमज़ोर करेगा, इनकी ताकत को, और मूवमेंट को स्प्लिट कर देगा और उसकी लीडरशिप को भी। ये मूवमेंट भी अलग अलग हो जाएगी और लीडरशिप भी अलग अलग, और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। अपीजमेंट टू मुस्लिम्स, देखो ब्रिटिश ने ये पोर्ट्रे किया, ये दिखाने की कोशिश की कि जो नया प्रोविंस बनाया है, ईस्टर्न जो बंगाल बनाया है, जो नया सूबा बनाया है, ये बेनिफिट करेगा मुस्लिम्स को और वो यहाँ पे अपनी मेजोरिटी बना सकते हैं। ब्रिटिश ने ये उम्मीद की थी कि हम मुस्लिम लोगों की लॉयल्टी जो है अपने हक में कर लेंगे और उनका जो पार्टिसिपेशन नेशनलिस्ट स्ट्रगल में वो कम हो जाएगा। हालांकि ये हुआ नहीं। एंटी पार्टीशन कैंपेन, अब पार्टीशन बंगाल का हो चुका है, तो 1903 से 5 के बीच में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट इनिशिएट की जाती है मॉडरेट लीडर के द्वारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कि इस पार्टीशन को प्रपोज जो की गई है, पार्टीशन बंगाल की अभी प्रपोज हुई थी, इसको अपोज किया जाए। ये एक बहुत बड़ी और अर्लियर जो है प्रोविटल कैंपेन थी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, और ये दिखा रही थी किस तरह से लोगों की नाराज़गी जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के तरफ, और इसने ही ग्राउंड वर्क ले किया था फ्यूचर में जो मास मूवमेंट होंगे, ठीक है। इस कैंपेन को अगर हम करेक्टराइज करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ठीक है, वही नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस इन द लाइन जो मॉडरेट की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, पटिशन और मेमोरियल्स की, कि एंटी पार्टीशन मतलब पटिशन, मॉडरेट लीडर जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने पटिशन्स भेजी और मेमोरियल्स ब्रिटिश अथॉरिटी को, और उनसे दरख्वास्त करने लगे, अर्ज करने लगे कि इस पार्टीशन को रिकन्सिडर किया जाए। ये पटिशन्स हाईलाइट करने लगी कि क्या सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस पार्टीशन के। पब्लिक मीटिंग और प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किए गए, लार्ज नंबर पब्लिक मीटिंग जो है वो पूरे बंगाल में हुई, लोग जो है इकट्ठे किए गए अगेंस्ट इस पार्टीशन के। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक बहुत बड़े लीडर जो उभर के आए इस दौरान, जिन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी और ग्लेवेंजिंग पब्लिक ओपिनियंस किए, ठीक है, लोगों के ओपिनियन से घट के प्रेस कैंपेन शुरू हुई। देखो न्यूज़पेपर जैसे बंगला है जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा एडिट किया था, इसने क्रूशल रोल प्ले किया लोगों के बीच में, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस पार्टीशन के बारे में। इस प्रेस ने कंडेम्ड किया कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट की किस तरह से इन्होंने जो है डिवाइसिव पॉलिसी का, और एक्सपोज किया कि रियल इनका मकसद क्या था इस पार्टीशन का। अपील किया ब्रिटिश अथॉरिटी को, इंडियन लीडर्स ने अपील किया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन में, ताकि कि वो इंटरवीन करें और इस पार्टीशन को रोकें। डेलीगेशन ऑफ इंडियन लीडर्स जो हैं वो मिले ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ताकि प्रिवेंट करने के लिए ऐसा केस,
अपना प्रेजेंट करने के लिए अपना केस कि ये हो रहा है बंगाल में। यूनिटी अमोंग हिंदू मुस्लिम, जिस चीज़ को बांटने की, देखो मॉडरेट लीडर ने एम्फसाइज किया कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन की जाए ताकि हम काउंटर कर सके ब्रिटिश के अटेम्प्ट को, जो वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, हम इनको इकट्ठा करें। दोनों कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया मीटिंग्स में, प्रोटेस्ट में, और एक्सप्रेस की अपनी सॉलिडेरिटी पार्टीशंस के अगेंस्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन बहुत सारी बनी, एंटी पार्टीशन लीग बनी जो ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करने लगी प्रोटेस्ट को। लीडर लाइक कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र रे, इन्होंने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया किस तरह से लोगों को इकट्ठा करना है, अर्बन्स और लोकल पॉपुलेशंस को। बाइकआउट और स्वदेशी मूवमेंट एक इमर्जिंग आइडिया था कि हमें बाइकआउट करना है जितने भी इनके गुड्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, आइडियाज़ हैं जो बाइकआउटिंग ब्रिटिश गुड्स हैं और प्रमोटिंग स्वदेशी मतलब इंडिया में जो चीज़ें बनी हैं हमें उसे प्रमोट करना, वो चीज़ें यूज़ करनी है, ना कि जो ब्रिटिश वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है और इंडिया में इम्पोर्ट कर रही है। तो ये पहली बार डिस्कस हुआ था एंटी पार्टीशन एजिटेशन। मॉडरेट ने यह अर्ज किया लोगों को कि वो सपोर्ट करें इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को और ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को अपोज करें। कल्चरल एक्सप्रेशन, देखो कल्चरल एस्पेक्ट देखो अगर मूवमेंट का, वो हाईलाइट करता है पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, प्ले और पोइम लिखे गए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ऑर्गेनाइज की रक्षाबंधन का फेस्टिवल, जहाँ हिंदू और मुस्लिम्स ने जो है राखियाँ बांधी एक दूसरे को ताकि एक सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये काउंटर करने के लिए जो चीज़ें क्या कर रहे ब्रिटिश कर रहे थे। ठीक है, 1905 में जो है सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, वेन्यू और प्रेसिडेंट, देखो सेशन होता है बनारस में दिसंबर 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले जो एक प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर हैं वो इस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रिसाइड करते हैं। फोकस क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, सेशन कब हुआ दिसंबर 1905 में। तो सेंट्रल इशू यही डिस्कस करना, कांग्रेस ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया पार्टीशन। ठीक है, टर्मिंग इट कि ये एक जानबूझ के एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है ब्रिटिश का कि वो इंडियंस को डिवाइड करे रिलीजियस और रीजनल लाइन पे, मजहब के और मुल्क के आधार पे डिवाइड करेंगे। इस सेशन ने जो है एम्फसाइज किया कि इसके पार्टीशन को रिवर्स करना पड़ेगा और बंगाल की जो यूनिटी है उसको क्या करना है, दोबारा से जो है बंगाल की यूनिटी जो है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, एडवोकेसी फॉर स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली इंडोर्स किया क्या, स्वदेशी मूवमेंट। इन इंडियंस को इंकरेज किया कि वो ब्रिटिश के जितना भी सामान है उसको बाइकआउट करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडियन मेड स्वदेशी गुड्स ताकि सेल्फ रियलायंस हो। ठीक है, हम खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हम इंडियन की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था, प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई वॉयलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेल्फ रियलायंस था वो भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बना। ठीक है, फिर अडॉप्टेशन ऑफ मॉडरेट मैटर, देखो सेशन ने रिफ्रेम किया कि मॉडरेट की जो आइडियोलॉजी है ऑफ यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मींस पिटीशन, प्रोटेस्ट और नेगोशिएशन टू अचीव रिफॉर्म, कि इस सेशन का यही मकसद था 1905 के कि हम मॉडरेट्स के दिए हुए जो आइडियोलॉजीज है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम रिफॉर्म्स अचीव करेंगे। लीडर जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी खासकर, इन्होंने एम्फसाइज किया कि पीसफुल होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर हमने ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना और उसके खिलाफ बोलना है। डिमांड किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, देखो कांग्रेस ने जो है उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है कि हमें जो है इंडियंस को और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए हमारे ही मुल्क के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो रेप्रेसिव पॉलिसीज है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं इंडियंस को, बेनिफिट करने की जगह एक्सप्लॉइट कर रही। एफर्ट टू मेंटेन द हिंदू मुस्लिम यूनिटीज़ के बारे में बोला है, स्पेशली इन द लाइट जो ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी डिवाइड करने की, तो कांग्रेस ने इस पे भी किया। इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, देखो सेशन 100 के पार्टिसिपेशन जो है लार्ज सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी का है, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट है, वुमेन और मिडिल क्लास हैं, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये भी एक दिखाता है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना आ चुका था इस दौर में भी। जो बाइकआउट हुआ ब्रिटिश गुड्स का और प्रमोशन हुआ स्वदेशी का, इसने जो है मासेस के बीच में इसने भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजा और बहुत हद तक जो है इम्पोर्ट जो है वो गिर गया था इंडिया में जो है इस दौर में। ठीक है, अपोजिशन फ्रॉम मिलिटेंट, अब मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो जागे इस टाइम पे। ठीक है,
इस टाइम में जो उठे कांग्रेस ऑफिशियल्स जो है वो एडहेरेंस टू मॉडरेट, जैसे लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक है, बिपल चंद्र पाल हैं, लाला लजपत राय जिन्हें बाद में जो है लाल बाल पाल ट्रियो भी कहा जाता है, वो इस चीज़ से बड़े नाराज थे और बिल्कुल सहमत नहीं थे। ठीक है, उन्होंने एडवोकेट किया कि और असर्टिव ऑफ कुछ रेडिकल जो है एक्शंस लेने पड़ेंगे हमें इस ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए। तो फिर मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो था विद मॉडरेट का अप्रोच फोकस था कंपटीशन अपील और ग्रेजुअल आस्ता आस्ता रिफॉर्म होंगे, हम पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर एक पीसफुल तरीके से हम लोग जो है रिफॉर्म लाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उनका था कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, हम सारे मासेस को इकट्ठा करेंगे, हम कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, आमने सामने जाएंगे ब्रिटिश के। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो स्वराज है, जो सेल्फ रूल है, वो इट कुड नॉट बी अचीव्ड थ्रू रिक्वेस्ट बट ओनली थ्रू ए असर्टिव एफर्ट। सो डिमांड स्वराज इज व्हाट इज स्वराज इज अ सेल्फ रूल, कि हम खुद से अपनी कंट्री को रूल करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है दे वर द फर्स्ट टू डिमांड जो है कंप्लीट स्वराज फॉर इंडिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है सबसे पहले किसने डिमांड की थी? एक्सट्रीमिस्ट ने। तो बाल गंगाधर तिलक का जो फेमस डिक्लेरेशन है कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और आई शैल हैव इट, और मैं ये लेके रहूंगा। अब की मूवमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है 1905 में, ये इनकरेज करती है कि ब्रिटिश के तमाम गुड्स को बाइकआउट किया जाए, प्रमोशन किया जाए होम मेड गुड्स का, इंडियन मेड्स का, और फोकस किया गया कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, हम इकोनॉमिकली पहले इंडिपेंडेंट तो हों, फिर कंट्री को इंडिपेंडेंट करेंगे। हमें जो है हमारी इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसको रिवाइव करना है, हमें लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना है। जितने भी ब्रिटिश के जो टाइटल्स थे, जो सर्विसेज थे, जो गुड्स थे, उनको जो है कंप्लीटली बाइकआउट किया जाए। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया जाए, खादी का यूज़ किया जाए जो हाथों से बुनी जा रही है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, देखो ये एक्सट्रीमिस्ट के अंडर हो रहा सब कुछ। एस्टैब्लिश किए गए नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो प्रमोट करेंगे इंडिया की एजुकेशन फ्री, जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल हट के। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल में बना गया, ये भी इसी इनिशिएटिव का पार्ट था। मास मोबिलाइजेशन, लोगों को देखो मासिस को इकट्ठा करना। अब एक्सट्रीमिस्ट ने जो है एक्सपैंड किया अपना फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने जो है पीजेंट्स को, वर्किंग वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको इंक्लूड किया गया। वही मॉडरेट में क्या थे, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग ही सिर्फ थे, एजुकेटेड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सॉरी, उनको ऐड किया। लेकिन इन्होंने मासेस को, पीजेंट्स को, स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, तो एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई ब्रिटिश अपोजिट पॉलिसीज के अगेंस्ट। लोकल ट्रेडिशन और कल्चर को रिवाइव किया गया कि वो रिलेटेबल हो मासेस से। कल्चरल नेशनलिज्म, देखो ये एक्सट्रीमिस्ट ने एम्फसाइज किया कि कैसे हम इंडिया के कल्चर, हेरिटेज, उसकी हिस्ट्री, उसकी स्पिरिचुअलिज्म को जो है लोगों के सामने लाएंगे ताकि पीपल गेट इंस्पायर। ठीक है, टू इंस्पायर जो हमारे देश के हैं, पेट्रोटिज्म है। तो तिलक ने क्या पॉपुलराइज किया? गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी और प्राइड लाया जाए। लिटरेचर, सॉन्ग और न्यूज़पेपर्स ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया इन नेशनलिस्ट के जो आइडियाज है, जैसे स्वराज का आइडिया लोगों तक पहुंचाने का। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने इंस्पायर किया रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, जैसे अनिशुनल समिति है, जुगांटर पार्टी है बंगाल की, अभिनव भारत सोसाइटी है महाराष्ट्र की। ठीक है, यही रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, ठीक है, इन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ने तो इंस्पायर किया ना। तो ये ग्रुप इंगेज हुए आर्म रेजिस्टेंस, इंक्लूडिंग बॉम्बिंग करने लगे, असैसिनेशंस करने लगे, ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने लगे कंप्लीटली। ठीक है, अपोजिशन टू बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक्सट्रीमिस्ट ने जो है एक विग्रेस कैंपेन जो है लॉन्च की पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, टर्मिंग इट एज ए डिसाइसिव मूव बाय ब्रिटिश। बिपिन चंद्र पाल है, अरबिंदो घोष है, इन्होंने मोबिलाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया, स्पीचेस दी, आर्टिकल पब्लिश की, पब्लिक मीटिंग्स की, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ किया। देखो इन 1905 कितने लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग, द मासेस ऑफ नॉट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ किया न्यूज़पेपर और जर्नल्स में, मैसेजेस अपने पहुंचाने के लिए लोगों तक, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को काउंटर करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे केसरी ने जो है, तिलक जो है ना, बाल गंगाधर तिलक की केसरी, वो मराठी में पब्लिश और मराठा इंग्लिश में, ये दो न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश और मराठी में जो है उन्होंने छापी। बिमल चंद्र पाल की न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, ये पब्लिशर्स ने जो है ये डिफाई किया जो सेंसरशिप जो लगी हुई थी कॉलोनियल की। ठीक है,
इन सेंसरशिप के अगेंस्ट जाकर नेशनल सेंटिमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। जैसे मेन मेजर लीडर उसके कंट्रीब्यूशंस, बाल गंगाधर तिलक फॉर एग्जांपल, उन्होंने एडवोकेट किया कि डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, मास मोबिलाइजेशन होना चाहिए, यूज हुआ जैसे फेस्टिवल्स का लोगों के अंदर की पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, ठीक है। तो ये गणपति फेस्टिवल्स और शिवाजी फेस्टिवल क्या होता है, ये रिलीजियस फेस्टिवल्स को लोगों को कनेक्ट करने के लिए उनके नेशनलिस्ट आइडियाज के साथ इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन फेस्टिवल्स में। जब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे लोगों को स्पीचेस दी जाएंगे, लोगों को आइडियाज़ बताए जाएंगे कि ब्रिटिश के खिलाफ उनको क्रिटिसिज्म किया जाएगा, इकट्ठे करने के लिए लोगों को। दे वर नॉट मेयरली रिलीजियस फेस्टिवल्स। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट में। बिपिन चंद्र पाल, ये भी बंगाल से थे, एक पावरफुल ओरेटर थे और राइटर थे। उन्होंने पैशनेटली जो है अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब के कहते हैं लाइन ऑफ पंजाब, उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को नॉर्थ इंडिया में और एडवोकेट किया कि एजुकेशनल रिफॉर्म होने चाहिए, स्वदेशी हमारी जो है इंडिजिनस इंडस्ट्रीज चलनी चाहिए, मास रेजिस्टेंस होना चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ। अरबिंदो घोष एक लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट फ्रिक्शन के, जो बिलीव करते थे कि रिवोल्यूशनरी एक्शन, क्योंकि मार्क्सिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे सॉरी, और मार्क्सिस्ट थे, ये बिलीव करते थे कि रेवोल्यूशन से ही जो है हम आज़ादी पा सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए प्रोटेस्ट, राइटिंग एक्सटेंसिवली कि क्यों मिलिटेंट नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमिस्ट ने की, ओके। फिर आता है डिक्लाइन क्यों हुआ। देखो डिक्लाइन जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का क्यों हुआ, फर्स्ट फेज जो चला था, देखो सबसे पहला कारण है कि ब्रूटल ब्रिटिश रिप्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सीवियर मेजर्स लिए कि इन एक्सट्रीमिस्ट को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। की लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उनको अरेस्ट करके और एग्जाइल में भेज दिया गया। तिलक को कहाँ, मंडले जेल में बर्मा में 6 साल के लिए भेज दिया 1908 में। न्यूज़पेपर जैसे केसरी और जुगांटर है, उनको सेंसर और बैन कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग और प्रोटेस्ट और रैलीज को जो है बिल्कुल प्रोहिबिट, बैन कर दिया गया। पार्टिसिपेशन जो स्वदेशी मूवमेंट में जो कर रहा है उनको जो है जेल में डाला, उन पर फाइन किया गया, उन पर ब्रूटल क्रैकडाउन किया, उन पर लाठीचार्ज की गई, ठीक है। तो इस रिप्रेसिव पॉलिसीज ने जो है पूरी तरीके से जो है इस मूवमेंट को क्रिपल कर दिया और एक डर का माहौल पैदा कर दिया पूरे भारत में, ठीक है। लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो मॉडरेट की तरह, अनलाइक मॉडरेट की तरह जो बेटर ऑर्गेनाइज थे, एक्सट्रीमिस्ट जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करते थे। ये सेकंड फेज में जब एक्सट्रीमिस्ट का चलेगा, ये पहले फेज से सीखेंगे। और एक कोऑर्डिनेटेड जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और ये मूवमेंट जो है क्रिज्मेटिक लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, स्टार हैं, जैसे तिलक, चंद्रपाल हैं, लजपत राय हैं, ऐसे लीडर्स पे जो है डिपेंडेंट थे। जैसे ये लीडर पॉलिटिकल सिनेरियो से हटे तो ये जो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब कोई है ही नहीं इन्हें लीड करने के लिए, समझे। लिमिटेड मास मूवमेंट, देखो जो मूवमेंट जो वो ज़्यादातर फोकस कर रही थी अर्बन मिडिल लीडरशिप पे और इंटेलेक्चुअल लोगों पे, और ये कहीं ना कहीं फेल हो गई रेजोनेट करने में लार्ज जो सेक्शन है इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली जो रूरल मासेज हैं उनको। देखो स्वदेशी और जो बाइकआउट मूवमेंट है उसने गेन बहुत सारा कुछ किया, पार्टिसिपेशन पीजेंट्स और वर्कर का फिर भी कहीं ना कहीं कम रहा, ठीक है। इमरजेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस, देखो कुछ मेंबर जो मूवमेंट के थे उन्होंने रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस इंक्लूडिंग जैसे बॉम्बिंग ऑफ असैसिनेशन, जैसे है ना मिर्ज़ापुर में, मुजफ्फरपुर में सॉरी 1909 में, जैसे खुदराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग्सफोर्ड एक ब्रिटिश ऑफिशियल पे असैसिनेट करने की कोशिश की, ठीक है। असैसिनेट किया, अटेम्प्टेड असैसिनेशन किया। फिर इन एक्शंस ने कहीं ना कहीं जो मॉडरेट का सपोर्ट था वो हट गया इनसे, जो जब इन्होंने वॉयलेंस का रास्ता अपनाया, और ब्रिटिश को भी एक बहाना मिल गया, एक्सक्यूज़ मिल गया इन पे इम्पोज करने का और सख्त लॉज, जैसे सेडिशन मीटिंग एक्ट या एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का जो बॉम्बिंग के केस। तो की लीडर का भी लॉस हुआ, जैसे बाल गंगाधर तिलक 1908 में चले गए, बिपिन चंद्र पॉल ने जो विड्रॉ कर लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से, डिफरेंसेस विद द रेवोल्यूशनरी। लजपत राय जो है उनको उनको बर्मा में डिपोर्ट कर दिया गया 1907 में। इन्होंने भी जो है मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटी से अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे कर लिया। तो ये सारे कारण बने जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था, उसका डिक्लाइन इस फेज में, ठीक है। अब कुछ एस्पेक्ट पढ़ते हैं। देखो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अप्रोच क्या थी, मॉडरेट्स की अप्रोच थी कि ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मेथड के अगले, मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ रहकर हम जो है हम रिफॉर्म लाएंगे।
वहीं एक्सट्रीमिस्ट थे कि हमें इमीडिएटली अभी के अभी सेल्फ रूल चाहिए, हम खुद हुकूमत करेंगे, हमें डायरेक्ट एक्शन करने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डायरेक्टली कन्फ्रंट करना है ब्रिटिश को। एटीट्यूड टुवर्ड ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश की तरफ मॉडरेट का था कि हम कॉपरेट करेंगे और कंसिलेटरी, मतलब इनके साथ कॉपरेट करके इन्हीं के थ्रू हम इन्हीं के अंडर एक सरकार बनाएं, इस तरह का कुछ था। वहीं एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट कन्फेडरेशन करेंगे, जो और बिल्कुल क्रिटिकल थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे, एकदम उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपनली। की मेथड देखो, मॉडरेट का मेथड था पटिशन दो, रिफॉर्म्स, डायलॉग, उनसे साथ बातचीत करो ब्रिटिश के साथ। एक्सट्रीमिस्ट का सीधा था स्वदेशी बाइकआउट, डायरेक्ट एक्शन एंड मास मोबिलाइजेशन, मतलब बिल्कुल इनको बाइकाट करो, इनको क्रिटिसाइज करो, डायरेक्ट एक्शन करो, लोगों को इकट्ठा करके मासिस को प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक करो इनके खिलाफ। मॉडरेट का गोल था कि कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म मिले, कुछ टाइप की सेल्फ गवर्नमेंट मिले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। वहीं एक्सट्रीमिस्ट का था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, ये ब्रिटिश यहां से निकाल के भगाओ इनको लात मार के जहां से ये आए, ठीक है। सपोर्ट बेस देखो, मॉडरेट का ज़्यादातर अर्बन जो एलीट्स लोग थे, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, वहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे यूथ, जो जवान लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर हैं, जो रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स हैं, वो थे जिनके अंदर है। फिर की लीडर्स, जैसे मॉडरेट्स के दादा भाई नेहरू जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। लेगेसी क्या है, देखो पॉलिटिकल इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग्स किए गए। तो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं जो मॉडरेट फेज में कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सामने कोई निगोशिएट करने वाला पहली बार इंडिया में बैठा, ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ऑफ वॉइड के बाद somebody was starting to negotiate with British on the behalf of the masses, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रेडिकलाइज कर दिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को और कल्चरल प्राइड डाला लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये सारे कुछ मैं डिफरेंसेस की पॉइंट एक टेबल में आपको समझाना चाहता था, क्या क्या थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है इतने डिफरेंसेस आ गए हैं कि वो एक पार्टी एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं रह सकते। तो यही आता है द स्प्लिट एट द सूरत 1907 का, ठीक है। देखो कांग्रेस सेशन होता है सूरत में 1907 में, और ये मार्क करता है क्यूमुलेशन, इकट्ठा होने, क्या आइडियोलॉजिकल और लीडरशिप डिफरेंस का यहाँ पे जो है अब क्या लिमिट हो चुकी है, समझे। ये टेंशन जो दो फ्रिक्शंस के बीच में थी, ये एस्केलेट हुई पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर्स हुई है, और एट द सूरत सेशन जो है ये कन्फ्लिक्ट का जो है केम टू एन हेड, एक आमने सामने इलेक्शन स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट का। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं बोथ जो है वेविंग फॉर कंट्रोल ओवर द कांग्रेस लीडरशिप, दोनों चाहते हैं कि हमारी जो है कांग्रेस की लीडरशिप है, मॉडरेट चाहते हैं हमारे पास है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं हमारे पास आए। सेशन होता है सूरत में, मॉडरेट्स जो है वो मैनेज कर लेते हैं इलेक्शन जीतना, रस बिहारी घोष को, जो प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, और ये एक तरह की विक्ट्री सीन एज ए विक्ट्री फॉर देम। और एक्सट्रीमिस्ट लगता है कि इलेक्शन जो है, एक्सट्रीमिस्ट थॉट के इलेक्शन अनफेयर था, है ना, एज दे बिलीव दैट दे हैड ए मेजोरिटी सपोर्ट इन द पार्टी। तो वॉयलेंस और फिजिकल चेंज, अब जैसे एज द सेशन बिकेम इंक्रीजली हीटेड, तो वॉयलेंट क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन दी सपोर्टर ऑफ बोथ फ्रिक्शन, अब दोनों फ्रिक्शन आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है। कांग्रेस मीटिंग जो है एक कायोटिक सीन में कन्वर्ट होती है जहाँ फिजिकल कन्फ्रंट्रेशन होती है, और ये जो है ये क्लियर हो जाता है कि अब जो दरार पड़ चुकी है ये हील नहीं हो सकती। इट बिकेम क्लियर दैट द रिफ्ट वाज टू डीप टू बी हील्ड, समझे। और एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, इस सेशन से वॉकआउट कर लेते हैं, निकल जाते हैं बाहर, और इन प्रोटेस्ट आफ्टर फेलिंग टू टेक कंट्रोल। तो कांग्रेस जो है इफेक्टिवली डिवाइड हो जाती है दो फ्रिक्शंस में, एक एक्सट्रीमिस्ट एक मॉडरेट्स। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इससे जो है कॉन्सिक्वेंस है वीकनिंग ऑफ कांग्रेस। सूरत स्प्लिट रिजल्ट करती है, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ देते हैं, जिससे जो है एक पीरियड ऑफ इंटरनल डिवीजन और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो कमज़ोर पड़ जाती है। इसकी वजह से जो है नेशनल मूवमेंट भी हॉल्ट पे आ जाती है, एज इट फेल टू प्रेजेंट, क्योंकि एक यूनिफाइड अपोजिशन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम नहीं रख सकते, क्योंकि अब अलग अलग हो गए। राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, देखो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है वो और रेडिकल रास्तों पे निकल जाते हैं, वो और जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को इंकरेज करने लग जाते हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाने लग गए, वॉयलेंस का यूज़ करने लग गए कि हम ब्रिटिश को वॉयलेंस का यूज़ करके जो है इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। जैसे अनुशल समिति बनती है, जुगांटर पार्टी बनती है, जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे लेटर इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मॉडरेट डोमिनेंस, देखो एक्सट्रीमिस्ट जब पार्टी छोड़ देते हैं तो मॉडरेट जो है कंट्रोल गेन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
कांग्रेस जो है मॉडरेट लीडर्स के अंडर ये कंटिन्यू इंगेज करते हैं निगोसिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म में ब्रिटिश के। हाउएवर ये अप्रोच जो है वो इंक्रीजिंगली सीन एज ए इनफेक्टिव। देखो ये वही पटिशन रिफॉर्म के पीछे पड़े हों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के, और ये कहीं ना कहीं इंडियन मासेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डिससेटिस्फैक्शन में डाल देते हैं। तिलक की लीडरशिप, बाल गंगाधर तिलक जो है सूरत स्प्लिट के बाद एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर इमर्ज होते हैं, सामने आते हैं। ये यंग जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं कि आइडिया जो सेल्फ रूल का और डायरेक्ट एक्शन का, ऑल थ्रू ये पॉलिटिकली एग्जाइल कर दिए जाते हैं 1908 और 1904 के बाद, लेकिन ये फिर से रीगेन करते हैं प्रोमिनेंस नेशनल जो मूवमेंट है अपने वापस आने के बाद। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखो, सूरत स्प्लिट का जो है ना, सूरत स्प्लिट हाईलाइट करता है जो डीपनिंग डिवाइड है मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस के बीच में, कैसे ओवर द टाइम जो है आइडिया स्वराज का और डायरेक्ट एक्शन का वो और इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि लोग तो मॉडरेट से ऑलरेडी नाराज थे, तो मॉडरेट की अप्रोच कहीं ना कहीं जो है लोगों को पसंद नहीं, और ओवर द टाइम फेड अवे होगी। बाय द टाइम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होगी, जो फोकस था मूवमेंट का वो मास पार्टिसिपेशन पे शिफ्ट हो गया, सेल्फ रूल पे। इन बिटवीन 10-13 ईयर्स जो है कंप्लीटली जो चीज़ें एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, अपार्ट फ्रॉम वायलेंस, जो आइडिया महात्मा गांधी ने लार्जली इन्फ्लुएंस है, बाकी जो मास मूवमेंट का और सेल्फ रूल का है, वो कहीं ना कहीं गंगाधर तिलक का जो आइडिया था, बाल गंगाधर तिलक का, बस एक डिफरेंस था कि नॉन वायलेंस के थ्रू करना है। तो इन्होंने ये कहीं ना कहीं ये दो अप्रोचेस को जो है, मॉडरेट की अप्रोचेस को नॉन वायलेंस की और एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच को कि मास पार्टिसिपेशन और सेल्फ रूल, दोनों का सिंथेसाइज करके गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, ठीक है। बट ये 10 ईयर वर्ड बीच में जो पड़ा ना, ये बड़ा था। देखो फिर जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है, जो स्वदेशी मूवमेंट चली है, जो नेशनलिस्ट ये दो मास पार्टिसिपेशन हुआ है, गवर्नमेंट का भी तो रिप्रेशन आना था ना। तो इस जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है 1905 और 1909 का इन इंडिया, इसको एक सीरीज ऑफ हार्श मेजर जो एम्प्लॉय किया जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के, इस चीज़ को सप्रेस करना, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो स्वदेशी मूवमेंट है, बाइकआउट मूवमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिस्ट लीडर हैं जो सेल्फ रूल डिमांड कर रहे हैं, तो सप्रेशन जो था, जो रिप्रेशन और सप्रेशन था, ये एम किसकी तरफ था कि इस इन्फ्लुएंशियल जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको जो है ख़त्म करना है और ब्रिटिश का कंट्रोल दोबारा से जो है ग्रो करना है, जो अनरेस्ट है इंडिया में, जो पूरी तरीके से इसको ख़त्म करना है। अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट तो ब्रिटिश शुरू करते हैं। तो सबसे जो मेन टूल था रिप्रेशन का वो था अरेस्ट करो, जेलों में डालो, बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर हैं जैसे तिलक है, एक्सट्रीमिस्ट फ्रिक्शन के लीडर हैं जैसे, उनको एग्जाइल किया गया सेडिशन के चार पे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और भी जो प्रोमिनेंट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इन पे सर्विलेंस किया गया, अरेस्ट और इनको जेल किया गया। नेशनल लीडर्स और एक्टिव इन्वॉल्व जो थे ऑर्गेनाइजिंग में, जो प्रोटेस्ट में, बाइकआउट्स में, स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे, उन्हें डिटेन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंसरशिप और प्रेस, सप्रेशन ऑफ प्रेस, मैंने बताया न्यूज़पेपर जैसे केसरी जो एडिट तिलक के द्वारा किए थे, ट्रिब्यून जो फ्रिक्वेंटली सेंसर की गई, बैन लगाया गया न्यूज़पेपर्स पे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लॉ द प्रेस एक्ट ऑफ 1808, जिसके बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर में, इंडियन प्रेस एक्ट में, जिसने अलो किया कि इमीडिएट सप्रेशन हो, किसी भी तरीके की पब्लिशन जो वायलेंस और गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रही है उन्हें जो है बैन कर दिया जाए। तो जितने भी लीडर थे जो इन प्रेसेस को चला रहे थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको एग्जाइल, उनको देश से निकाल दिया गया कि ऐसे नेशनलिस्ट कंटेंट पब्लिश करने के लिए, समझे। तो रिप्रेसिव लॉ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है सेडिशन मीटिंग एक्ट पास किया 1907 में, कि एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग या मीटिंग, लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, स्पेशली वो जो पोटेंशियली जो है कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोटेस्ट और रैली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसने क्या ब्रिटिश को पावर दी कि वो बैन कर सकते हैं पब्लिक मीटिंग, अनरेस्ट इंडिविजुअल्स, तो अरेस्ट किए जा सकते हैं वो इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइज करने में ऐसी चीज़ें। एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का, देखो इस लॉ जो एनेक्ट किया गया, इस रिस्पॉन्स में जो वायलेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जी थी इन ग्रुप के द्वारा, जैसे अनिशुल्क समिति है, जुगांटर ग्रुप जिनके बारे में बताया, तो इट रिस्ट्रिक्टिंग द पोजेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना बनाना ना रखना किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव वॉर का, जो जिससे बम बनाए जाते हैं। तो टारगेट किया गया इन इंडिविजुअल्स को जो इन्वॉल्व थे इन बॉम्बिंग में और अटैक करने में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ, तो एक्सप्लोजिव एक्ट पास किया गया। इंडियन क्रिमिनल लॉ एक्ट पास किया गया 1908 में। इस एक्ट ने अलो किया कि गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है इंडिविजुअल्स को सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड, कोई भी तरीके जिस पे शक भी है कि वो किसी तरीके की सेडिशन एक्टिविटीज़
में इन्वॉल्व है और बिना ट्रायल के देयर बाई पासिंग एक लीगल प्रोसीजर, बिना ट्रायल के, ठीक है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है बाई पास करके लीगल प्रोसीजर को। और क्रैक डाउन ऑन रेवोल्यूशनरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट पोज ए थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल। किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेशनलिस्ट लीडर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक क्या थ्रेट है, समझे। तो ये सारे जो चीज़ें जो है इन्होंने रिप्रेशन की एक्ट की पास की। 1909 में आता है क्या, मोरले मिंटो रिफॉर्म। देखो ब्रिटिश का हमेशा था एक हाथ में कैरेट, ठीक है, एक हाथ में स्टिक। कैरेट भी दे दो, स्टिक भी, मार रहे जा रहे हैं, मार भी रहे हैं, वहीं से गाजर भी खिला रहे हैं तो कैरेट और स्टिक्स का फार्मूला था। ये मोरले मिंटो रिफॉर्म भी साथ में लाते हैं एड्रेस करने के लिए जो इंडिया की डिमांड थी कि हमें भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए हमारे मुल्क की गवर्नेंस में। इसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो था उसको एक्सपेंड किया, जो सबसे बड़ी चेंज थी। जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो 16 से जो है 60 कर दिए गए। ऑफ दीज 27 जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे इंडियन लेजिस्लेटर्स के द्वारा, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रॉड रेंज ऑफ कम्युनिटीज़ को, और रेस्ट जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे भी मेजोरिटी नहीं है, देखो 27 इंडियंस के द्वारा और 33 जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अभी भी तो रिफॉर्म ने अलाउ किया कुछ लिमिटेड फॉर्म ऑफ जो है रिप्रेजेंटेशन इंडियन की, कहीं ना कहीं तो चलो हुई है ना, लेकिन ये लार्जली रिमेन एडवाइजरी और गवर्नमेंट ने जो है अल्टीमेटली कंट्रोल रिटेन किया हुआ था। मैंने 33 नंबर जो आपको बताया, ठीक है। प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस जो स्टेट्स में थे, देखो नंबर ऑफ मेंबर जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्हें भी इंक्रीज किया गया और इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए पहली बार। और लेकिन इलेक्शन जो लिमिटेड थे, मेन वोट कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो कितना टैक्स देते हैं, तो वो सारा सिस्टम था। ओनली सर्टन ग्रुप सच एज कोई लैंड और ऑनर्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं। लार्ज सेक्शन जो है वो एक्सक्लूडेड थी, 10% लोग भी वोट नहीं कर रहे थे इस इलेक्शंस में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, देखो कम्यूनल वॉरलेंस, देखो मिंटो, इसीलिए तो मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहते हैं इंडिया का। जो सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन था वही डिवाइड एंड रूल का, जो इन्होंने जो सक्सेसफुल बंगाल में नहीं हुए वो मोरले मिंटो रिफॉर्म में होना चाहते थे, ठीक है। मुस्लिम्स को ग्रांट किया गया कि वो राइट टू इलेक्ट, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, हिंदू से अलग। तो रिजर्वेशन दी गई मुस्लिम्स को इलेक्शंस में। ये सिस्टम था कि हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ को खुश करें और जो टेंशन है, रिड्यूस टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन इसी ने जो है बीज बोया डिवीजन का, ठीक है, जिससे इवेंचुअली जो ग्रो होगा मुस्लिम सेपरेटिज्म, और जो लेटर जो है सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनेगा। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में कहीं ना कहीं ये आता है। इंक्रीज इन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव बॉडी, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट तो एस्टेब्लिश कर दिया गया मुस्लिम्स को, जिससे जो है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, वाइल द रिफॉर्म ने ये भी अलो किया और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। सेंट्रल काउंसिल में रिफॉर्म में इंक्लूड किया कि मोर इंडियन मेंबर होंगे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द थ्रू जो मेजोरिटी मेंबर है वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, मैंने बताया ना 33-27 का। प्रोविंशियल लेवल पे इंडिया वेर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू बी इलेक्टेड एज वेल, लेकिन फ्रेंचाइजेज जो थी, वोटिंग फ्रेंचाइज वो रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, सिस्टम जो हाईली लिमिटेड था। एडवाइजरी रोल फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, देखो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को एक तरह का सलाह देने का लेजिस्लेटिव बॉडीज में, एडवाइजरी रोल में, मतलब वो डिस्कस कर सकते हैं किसी भी बिल को, सजेस्ट, उनमें चेंजेस जो हैं बता सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो रिफॉर्म डिड नॉट प्रोवाइड, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं मिली इंडियन लीडर्स को, एक एडवाइजरी रोल की तरह। तो दिस कंटिन्यू द पैटर्न, एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन इंडियंस का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहा और अल्टीमेटली पावर जो है वो ब्रिटिश के हाथ में ही रही। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म, देखो कुछ जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आई, कुछ ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ पे भी लेकिन लिमिटेड ही रही, थोड़ी बहुत दी, लेकिन पावर पर्टिकुलरली कुछ लो रैंक जो सिविल सर्विसेज थे, कुछ पोस्ट जो है वो ओपन की गई, लो रैंक, लेकिन हाई रैंक पोजीशन जो है वो अभी भी ब्रिटिश के द्वारा ही डोमिनेट की जा रही थी, समझे। तो ये था जो हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडरेट के बारे में पढ़ा, उनका क्या रोल था जो है 1905 के जो स्वदेशी मूवमेंट थी, जो बाइकआउट मूवमेंट थी। फिर हमने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनका राइज क्यों हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लीडर का क्यों राइज हुआ। हमने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा, ठीक है, समझे। फिर हमने 1909 का जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म पढ़ा। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ देखी, बाकी जो रिप्रेशन एक्ट्स पास किए गए,
गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।